नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनियन या संघ के विषय में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन या फिर संघ। जो है पार्ट 5, भाग 5 है, उसमें दिया गया है यूनियन संघ के विषय में बताया गया है। और देखेंगे यहाँ पर यूनियन संघ जो हमारा किस किस चीज से मिलकर बना है। संघ मतलब दोस्त होता है यहाँ पर सेंट्रल। संघ का मतलब दोस्त होता है यहाँ पर सेंट्रल। तो यहाँ पर देखिए केंद्र जो होता है किस किस चीजों से मिलकर बना है। तो देखिएगा, पहला होता है यहाँ पर कार्यपालिका। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। दूसरा होता है लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं दोस्त विधायिका। इसके बाद आता है आपका जुडिशरी, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका। अब दोस्त यहाँ पर बात करते हैं हम कि एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका किस किस से मिलकर बनी होती है। तो पहले देखिएगा, अगर हम बात करें कार्यपालिका की बात कर ले, एग्जीक्यूटिव की बात कर ले, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन पर्सन आते हैं, किन किन से मिलकर हमारी एग्जीक्यूटिव बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्त आता है एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में सबसे पहले बात होती है प्रेसिडेंट की बात होती है। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट की बात होती है। प्रेसिडेंट मतलब आपका हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, देश के राष्ट्रपति की बात होती है। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे आता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट आता है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। इसके बाद दोस्त आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चौथे नंबर पे होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल। ठीक है, और देन पांचवें पे आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पांचवें पे आते हैं अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है महान्यायवादी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है 5 लोगों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति। दूसरा होता है वाइस प्रेसिडेंट, देश का उपराष्ट्रपति। तीसरा होता है दोस्त प्राइम मिनिस्टर, देश का प्रधानमंत्री। चौथा होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे देश का जो मंत्रिमंडल होता है। ठीक है ना, केंद्र का जो मंत्रिमंडल होता है वो होता है। एंड 5 में आता है महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये होता है आपका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। अगर बात करते दोस्त लेजिस्लेचर, विधायिका, लेजिस्लेचर की बात कर ले, विधायिका की बात कर ले, तो दोस्त विधायिका में आता है आपका, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग विधायिका में संसद या फिर बोलते हैं पार्लियामेंट के विषय में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, लेजिस्लेचर या फिर विधायिका, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यवस्थापिका भी बोला जाता है दोस्तों, व्यवस्थापिका भी बोला जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संसद या फिर पार्लियामेंट में। ठीक है ना। अब आपको पता है क्या कि पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग होते हैं। पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग होते हैं। अंग होते हैं, 3 अभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से दोस्त? यहां पर पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है यहां पर लोकसभा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है जुडिशरी, न्यायपालिका दोस्त। तो न्यायपालिका में हम लोग देखो क्या होता है कि न्यायपालिका में कौन लोग होता है। न्यायपालिका जल्दी है किससे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट। यहां पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। न्यायपालिका में हम लोग बात करेंगे दोस्त सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे यहां पर CAG, सुना होगा कैग, CAG, कैग के विषय में सबने सुना होगा। कैग जिसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों नियंत्रक महालेखा परीक्षण, नियंत्रक महालेखा परीक्षण।
क्लियर हो गया यहाँ तक? देखिए एक एक चीज के पॉइंट को मैं क्लियरिटी आपको समझाता जाऊंगा, और बिल्कुल ध्यान से, अगर किसी को नोट्स बनाना है इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना सकता है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको लिखाता जाऊंगा और कवर कराता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यूनियन पढ़ेंगे, संघ पढ़ेंगे, जो पार्ट 5 जो है, भाग 5 है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें बात की गई है आर्टिकल, बता दूं मैं आपको, इसमें बात की गई है आर्टिकल 52 से लेके बात की गई है 151 तक, आर्टिकल 151 तक इस भाग में बात की गई। तो भाग जो है ये बहुत बड़ा है, भाग 5। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनियन संघ पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल 52 से पढ़ेंगे। और आपको पता है कि आर्टिकल 52 में बात की गई है प्रेसिडेंट की, इंडिया के या भारत देश के राष्ट्रपति के विषय में बात की गई है आर्टिकल 52 से। और कहां किस आर्टिकल तक बात की गई है वो भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड शेयर एंड भर भर के लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट दोस्त। ठीक है ना, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति जो बात, राष्ट्रपति की जो बात की गई है आपकी, वो की गई है दोस्त आर्टिकल 52 से 62 तक बात की गई है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है आर्टिकल 52 से 62 तक के आर्टिकल में पूरी चर्चा बताई गई है कि राष्ट्रपति के क्या सब पावर होती है, राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति राष्ट्रपति की होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, आज हम यहाँ पर सब सीखने वाले हैं। क्लियर है भाई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ पर आर्टिकल 52। तो दोस्त आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखेंगे दोस्त। यहाँ पर हम लोग आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। क्या बोला गया भाई? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात बोली गई है आर्टिकल 52 में। क्लियर है भाई? इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 की बात करेंगे। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 53। दोस्त इसमें बताया गया है क्या कि ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब कि जितने भी कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका है जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। आर्टिकल 53 में यह दिया गया है, लिखा हुआ है कि ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन vests in the president। क्लियर है भाई? यहां पर बताया गया है क्या कि संघ की जो कार्यपालिका है, उसकी सभी शक्तियां, उसकी सारी शक्तियां प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति में निहित होंगी। याद रखिएगा, बोला गया है क्या, संघ की कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ओके, निहित होगी या निहित होती है। ठीक है, निहित होती है। क्लियर हो गया भाई? इसके बाद दोस्त बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
54 के विषय में, जो कि है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 के विषय में बात करेंगे दोस्त। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 54 में बताया गया है आर्टिकल 54 में बताया गया है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के विषय में बताया गया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, या फिर बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बताया गया है दोस्त। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यहां पे बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। जिनमें दोस्तों का नोट्स बनाना है तो ये नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा और एक एक चीज कवर कराता चलूंगा आप सभी को। ठीक है भाई, देखिए यहां पर क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। यहां पर बताया गया है क्या कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन या फिर चुनाव होता है दोस्त, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऐसे होते हैं दोस्त जहां पर आप आम जनता इलेक्शन नहीं डालती है। कभी आपने सुना है क्या कि राष्ट्रपति को वोट देने रामू गए, राष्ट्रपति को वोट देने श्यामू गए हैं? ऐसा कभी नहीं सुना है आपने कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव आ गए, चलो यार तैयारी करो, चलो भैया गुड़ बना लो कि आज भैया इनको राष्ट्रपति का चुनाव जिताना है, इनको वोट देना है। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होते हैं दोस्त, ये कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, अप्रत्यक्ष इलेक्शंस होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि ये जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। समझिएगा ध्यान से, जो आपका जो इलेक्शंस होते हैं राष्ट्रपति के, इसमें क्या होता है दोस्त, संसद के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं प्लस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है दिल्ली एंड पुडुचेरी के निर्वाचित, दो लेते हैं, केवल दो स्टेट्स हैं हमारे। ठीक है, जो केंद्र प्रशासित राज्य है दिल्ली और पुडुचेरी, उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। उनके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाना भाई। ठीक है, हर चीज क्लियर करा दूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि जब इलेक्शन होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं भैया कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, एग्जाम आइडिया, तो प्लीज आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर एंड लाइक करिए भर भर के भैया। ठीक है, चलिए बाकी अपने दोस्तों तक शेयर करिए इसको। हाँ, तो यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे आपसे कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होते हैं दोस्त, उसमें कौन कौन से आते हैं देखिएगा। पहली बात, कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मेंबर्स होते हैं। इसके बाद में क्या होता है दोस्त कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या होता है दोस्त, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखिएगा, राज्य की विधानसभा के राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्लियर है भाई। और इसके साथ में ही क्या होता है आपका, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। क्लियर हो गया। तो इनके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चयन किया जाता है इनडायरेक्ट। ये सब क्या होते हैं, ये सब मेंबर्स क्या होते हैं जो आपके राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोट डालते हैं। मतलब क्या होता है, ये आम जनता का चुनाव नहीं होता है, आम जनता का इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर आम जनता नहीं आती वोट डालने। यहाँ पर क्या होता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, प्लस साथ में राज्य के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो आके अपना अपना मत देते हैं, अपना अपना वोट देते हैं, जिसको भी राष्ट्रपति बनाना होता है। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 55 की, ठीक है भाई। आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 255 में बताया गया है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 की बात कर लें अगर हम यहां पर दोस्त, ठीक है ना, तो आर्टिकल 55 में बताया गया है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पर बताया गया है क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की कैसी होगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, यहां पर बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है, यह बताया गया है यहां पर आर्टिकल 55 में, ठीक है भाई। चलिए तो नोट करते जाइएगा, साथ में नोट भी कर लीजिएगा इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रक्रिया। क्लियर है भाई। आपको पता है क्या कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होता है या फिर उसका जो प्रक्रिया होती है वो होती है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, ठीक है ना, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेशन इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, ठीक है ना भाई। लिख लीजिएगा, ये प्रणाली कैसी होती है, इस सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, ए जिसको बोलते हैं हिंदी में दोस्त एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और दोस्त ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको दोस्त कहां से लिया गया है, याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। क्लियर हो गया भाई। इसके बाद देखते हैं हम लोग आर्टिकल 56 में क्या है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 56 में क्या है। तो यहां पर देखिए आर्टिकल 56 की बात करते हैं। आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है, सुनिएगा ध्यान से जरा। इसमें बताया गया है टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में बताया गया है आपके अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 में बताया गया है कि यहां पर जो राष्ट्रपति का जो दोस्तों कार्यकाल होता है वो रहता है 5 ईयर। ठीक है ना, कितना होता है दोस्त, 5 ईयर होता है, 5 साल का होता है, लेकिन 5 ईयर फ्रॉम द ओथ टेकिंग, याद रखिएगा 5 ईयर फ्रॉम द ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक रहता है। याद रखिएगा जब उसने शपथ वो ग्रहण करता है और वहीं से काउंट हो जाता है उसका ईयर, वहीं से ईयर उसका काउंट होने लगता है और वो 5 साल का कार्यकाल होता है। यहां पर क्या होता है कि अगर चाहे, अगर राष्ट्रपति चाहे, अगर राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं अपना त्याग पत्र दे सकता है, अपना त्याग पत्र दे सकता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति चाहे स्वयं अपना त्याग पत्र दे सकता है और हमेशा ये त्याग पत्र देता है किसको, राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट, ओके भाई, वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस जो प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल 57 की बात करेंगे दोस्त, अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 57 की बात करेंगे यहां पर। तो दोस्त अनुच्छेद 57 में बोला गया है क्या, प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसे बताया गया है क्या कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, पुनः निर्वाचन का प्रावधान, पुनः निर्वाचन भी हो सकता है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन भी हो सकता है। यहां पर बताया गया है क्या दोस्त, आर्टिकल 57 में बताया गया है क्या कि प्रोविजन ऑफ re-election of the president of the president, याद रखिएगा राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान, पुनः निर्वाचन का प्रावधान, मतलब कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को कितनी बार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को कितनी बार बनाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। याद रखिएगा हमारे संविधान में ऐसा कोई अभी तक प्रावधान नहीं आया है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसका री इलेक्शन भी हो सकता है, पुनः उसको निर्वाचन उसका हो सकता है, दोबारा भी उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह बताया गया है आर्टिकल 57 में, अनुच्छेद 57 में। यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आगे देखते हैं आर्टिकल 58।
आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है दोस्त? आर्टिकल 58 में बताया गया है क्या? क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए बताया गया है। क्वालिफिकेशंस qualifications for the president, राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, क्लियर भाई? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, इनके विषय में दोस्त बताया गया है यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या योग्यताएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर पहली बात कर ले, सबसे पहली बात आती है क्या कि वह पहली बात सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, एज की बात कर ले दोस्त, मिनिमम एज कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात क्या होती है? किसी भी पद पर कार्यरत ना हो, किसी भी पद पर कार्यरत ना हो। देन फोर्थ की बात कर लें, फोर्थ की योग्यता क्या, कंडीशन क्या है उसके सामने? वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य होना नहीं चाहिए। मतलब कहने का है वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो लेकिन सदस्य ना हो, लेकिन सदस्य ना हो। यह बताया गया है आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में। जो क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति पद के लिए दोस्त योग्यताएं हैं। पहली क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, एज उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात है किसी भी पद पर वो कार्यरत ना हो, अदर कोई पोस्ट पर वो वर्क ना कर रहा हो। और चौथी बात बोली गई वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो लेकिन वह सदस्य ना हो, लेकिन वह सदस्य ना हो। समझ बात आ गई भाई? चलिए इसके बाद देखिए यहां पर बात करते हैं दोस्त, अब हम लोग आर्टिकल 59 पे बात करते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 59 पे क्या है? कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस, ठीक है ना। आर्टिकल 59 में बताया गया है क्या? आर्टिकल 59 में की बात कर लें, आर्टिकल 59 की दोस्त अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 59 में बताया गया है क्या? कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन फ्रॉम, कंडीशंस, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, याद रखिएगा कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस। ये आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 में बताया गया है क्या कि राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, ये बताया गया आपका आर्टिकल 59 में। क्या क्या शर्त है? तो पहली सुनिएगा, पहली शर्त क्या है यहां पर कि भारत का राष्ट्रपति संसद की किसी संसद की सदन का सदस्य नहीं हो सकता।
भारत का राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है क्या कि भारत का राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चले दूसरी बात यहां पर क्या बताई गई है, दूसरी बात बोली गई है क्या, राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। यहां पर बताया गया है जो राष्ट्रपति कार्यालय होगा वो क्या है, राष्ट्रीय राजधानी मतलब राष्ट्र की जो राजधानी है और सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। और आपको पता है कि राष्ट्रपति कार्यालय दिल्ली में बना हुआ है और दिल्ली में ही सर्वोच्च न्यायालय है और दिल्ली ही हमारे देश की राजधानी है। यहां पर बोला गया क्या है, राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए ऐसा बोला गया है, ऐसी शर्तें हैं। क्लियर है भाई। तीसरी कंडीशन बोली गई है, उसके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। कमी नहीं की जा सकती या कर सकते। ठीक है, एक ही बात है। क्लियर है भाई कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। चौथी बात बोली गई है दोस्त यहां पर कि भारत का राष्ट्रपति एक सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा, मतलब उसको मिलेगा। राष्ट्रपति को एक सरकारी आवास और यात्रा भत्ते मिलेंगे क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया यहां तक। चलिए इसके बाद देखेंगे दोस्त आर्टिकल 60 में क्या बताया गया। तो आर्टिकल 59 क्लियर हो गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें क्या है, भारत का राष्ट्रपति संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, और सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। और राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में ही बना हुआ है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं, यहां पर बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 60 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 60। आर्टिकल 60 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 60 में बताया गया है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के विषय में। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति की शपथ के विषय में बताया गया है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट
ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। अब इफ कंडीशन क्या है दोस्त? यदि कोई कंडीशन लग जाती, मतलब मेरे कहने का क्या है, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, उस जगह मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब क्या होगा? तो क्या राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाएगी? बट ऐसा नहीं है। अगर क्या है कि मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है, उस जगह उपस्थित नहीं है, तो कोई उच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है, उसके द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। मेरे कहने का मतलब है कोई अन्य ठीक है, कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा, वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। लेकिन जो ये वरिष्ठ न्यायाधीश होगा दोस्त, ये भी कहाँ का होगा? ये भी आपका होगा उच्च न्यायालय का, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का ही ये होगा वरिष्ठ न्यायाधीश। इसके द्वारा क्या होगा? इसको शपथ दिलाई जाएगी। समझ बात आ गई आपको? क्लियर हो गया है ना? ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 60 मैंने आपको क्लियर एकदम समझा दिया है कि ओथ क्या होता है, ओथ कैसे दिलाई जाती है, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। इफ द कंडीशन, अगर क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस अगर उस समय अब्सेंस है, उसके अब्सेंस में क्या होगा? अगर वो अनुपस्थित है, तो उसके अब्सेंस में क्या होगा? उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो ही उसको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। क्लियर है? चलिए, इसके बाद दोस्त बात करते हैं यहां पर आर्टिकल 62 की। सॉरी, 61 की बात करते हैं। आर्टिकल 61 में क्या दोस्त बताया गया है? याद रखिएगा, आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग सुनते होंगे फॉरेन में सुनते होंगे कि इस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ उस अगेंस्ट महाभियोग लगा दिया गया है, उस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगा दिया गया है। ऐसा ही हमारे देश में भी प्रावधान है कि हमारे देश में भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 61 में बताया गया है impeachment of the president of इंडिया। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, महाभियोग भी कैसे लगता है, कंडीशन भी होती है क्या कि संसद के किसी भी सदन से 1/4 भाग सदस्य भाग लोग, ठीक है ना,
ठीक है, साइन करके तय करते हैं, साइन करके तय करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है दोस्तों, क्या होता है 14 दिन पहले ही नोटिस भेजी जाती है, याद रखिएगा 14 दिन पहले ही उसको एक नोटिस भेजी जाती है, उसको एक नोटिस भेजी जाती है। ठीक है ना, और संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, जितने भी जैसे लोकसभा है, जैसे लोकसभा में क्या है 245 सीटें, 245 के 1/4 भाग हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 252 सीटें हैं। ठीक है ना, तो वहां पर भी हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्त क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, किसी भी सदस्य, कोई भी सदस्य हो सकता है, कोई भी सदस्य का हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि आपका लोकसभा में 545 सीटें, ठीक है, लोकसभा में 545 और आपके राज्यसभा में 245 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में आपके 245 सीटें हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी सदन की बात हो रही है, कोई भी सदन, मतलब सदन मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 552 सीटें थी। ठीक है ना, लेकिन अब कितनी हो गई 545, और राज्यसभा में कितनी है 250 सीटें। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इनका 1/4 भाग या फिर इनका 1/4 सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्त, वो सब क्या करते हैं, एक लेटर में क्या करते हैं, साइन कर कर, ठीक है, साइन करके क्या करते हैं, ये तय करते हैं कि इसके ऊपर महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, अगर लगाना होता है तो क्या करते हैं 14 दिन पहले ही इनको राष्ट्रपति को नोटिस भेज दी जाती है कि भैया आपके खिलाफ इम्पीचमेंट लग गया है, आप अपने पद को अभी त्याग दीजिए। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 62 में दोस्त, यहां पर आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 में बताया गया है, अनुच्छेद 62 में कि राष्ट्रपति का रिक्त पद, राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। ठीक है ना, 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जो रिक्त पद हो जाता है, जैसे उसके ऊपर महाभियोग लग जाता है इम्पीचमेंट, और वो अपना वो त्याग पत्र दे देता है, उसके त्याग पत्र देने के बाद किसको त्याग पत्र देगा, पहली बात उपराष्ट्रपति को देगा। तो उसका जो भी कार्यभार होगा राष्ट्रपति पद का, वो कौन संभालेगा, वो संभालेगा भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति के पास भी काम होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है संसद का सभापति होता है। ठीक है ना, तो उसके पास भी काम होता है, तो वो दो जगह एक साथ नहीं देख सकता। इसलिए क्या होता है, टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति पद को फुलफिल किया जाए, भरा जाए। ठीक है ना, ये बताया गया है आपके आर्टिकल 62 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 के बीच में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग यहाँ पर जाना राष्ट्रपति के पद के बारे में, और हम लोग कल बात करेंगे दोस्त, कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के विषय में बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट क्या है। क्लियर भाई, वाइस प्रेसिडेंट के विषय में बात करेंगे। फिर ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सीधे कहां पर, आपके प्राइम मिनिस्टर के विषय में बात करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर
ठीक है, तो धीरे धीरे की चीज़ हम लोग कवर करते जाएंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू आप सभी को। और प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए और हर जगह दोस्तों को अपने शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू।